नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञानदायिनी क्लासेज ऑनलाइन। तो हम पढ़ रहे हैं इस समय ठोस अवस्था रसायन विज्ञान कक्षा 12, जिसमें अभी तक हमने पढ़ा था पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। हमने देखा था ठोस पदार्थ क्या है, द्रव पदार्थ क्या है, गैस पदार्थ क्या है। साथ ही साथ इनके हमने गुणधर्मों की भी बात किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ेंगे ठोसों का वर्गीकरण, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे कि ठोस को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, ठोस को यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है। पहले हम बात करेंगे ज्यामितीय के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। तो पहला क्या है आपका ज्यामितीय के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। दूसरा है हम बात करेंगे आणविक बलों के आधार पर आणविक बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। तो देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर हम पढ़ेंगे ठोस का वर्गीकरण, जिसमें पहला होगा ज्यामितीय के आधार पर, दूसरा होगा अंतरा आणविक बलों के आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ज्यामितीय के आधार पर ठोस को कितने भागों में बांटा गया है। तो ज्यामितीय के आधार पर ठोस को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका क्रिस्टलीय ठोस। क्या है? क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। पहला है आपका क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। तो मेरे दोस्त, अगर हम क्रिस्टलीय ठोस के बारे में बात करेंगे तो इसमें हमें कुछ प्रमुख बिंदुओं को समझना होगा और उसका ध्यान देना होगा। पहला क्या है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उन्हें हम वास्तविक ठोस भी कहते हैं। वास्तविक ठोस कहते हैं। ध्यान देना, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उन्हें हम वास्तविक ठोस कहते हैं। दूसरा पॉइंट कि क्रिस्टलीय ठोस में कणों की व्यवस्था एक निश्चित क्रम में होती है। तो क्रिस्टलीय ठोस में कणों की व्यवस्था निश्चित क्रम में पाई जाती है। अगर हम अगले पॉइंट की बात करते हैं तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वे विषमदैशिक होते हैं। अभी आप कहोगे इसका मतलब क्या है, तो सबको समझाएंगे, थोड़ा समय दीजिए, आपको एक एक शब्द समझाएंगे। वीडियो को देखने के बाद आपको शिकायत नहीं मिलेगी। फिर अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की कि चौथा हमारा पॉइंट क्या है, तो देखिए हमने इसके बारे में इतना समझ लिया। फिर हम कहेंगे जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका आकार जो होता है वह निश्चित होता है। जो आकार होता है क्या होता है? निश्चित होता है। तो आकार इनका फिक्स होता है। हमने इस बात को भी यहाँ पर समझ लिया है। अगर हम अगली बात करते हैं तो बात करेंगे यहाँ पर गलनांक। तो देखिए जो क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं उनका गलनांक भी निश्चित रहता है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं ज्यामितीय, तो इनकी ज्यामितीय भी फिक्स रहती है। ज्यामितीय इनकी फिक्स रहती है। तो मतलब ये कुछ है ठोस, मतलब ऐसे जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनके हमने कुछ गुणों के बारे में समझा। अगर हम उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण में कौन आएगा? चीनी हो गया, हीरा हो गया, धातुएं, ये सभी क्या हैं? ये सभी हमारे पास क्रिस्टलीय ठोस हैं। साथ ही साथ इसमें हम एक दो उदाहरण और देखेंगे। जैसे हो गया आपका नमक के अतिरिक्त आप बता सकते हो, इसमें हो गया क्वार्टज, ये हो गए। तो हमने यहाँ पर इस बात को समझा। तो मेरे दोस्त, एक बार हम फिर से समझते हैं क्रिस्टलीय पदार्थ क्या होते हैं। तो आप कहोगे क्रिस्टलीय पदार्थ वास्तविक ठोस होते हैं। इनमें कणों की व्यवस्था एक निश्चित क्रम में होती है। ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। इनका गलनांक निश्चित होता है। इनका आकार निश्चित होता है या फिक्स होता है।
अगर हम ज्यामिति की बात करेंगे तो इनकी ज्यामिति निश्चित होती है। उदाहरण के लिए हम बात करेंगे तो उदाहरण है इसका चीनी, हीरा, धातुएं, नमक, क्वार्टज आदि। तो ये हमने पढ़ा अभी क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। आइए अब हम बात करेंगे अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में कि ये क्या होते हैं, इनके कुछ प्रमुख गुणधर्म क्या हैं, उसको भी हम समझेंगे। तो देखिए मेरे दोस्त, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में तो आइए हम देखते हैं। तो जो अक्रिस्टलीय ठोस है उसमें पहला हम बोलेंगे कि ये आभासीय ठोस होते हैं, लगते हैं ठोस की तरह ही। ये जो मतलब अक्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं वे ठोस की तरह दिखाई देते हैं लेकिन ठोस नहीं होते हैं। तो ये आभासी ठोस होते हैं, आभासीय ठोस होते हैं, ये हमने समझ लिया। उसके बाद कहेंगे कि इसमें जो कणुक व्यवस्था है वह अनिश्चित क्रम में होती है, अनिश्चित क्रम में होती है। इसमें कणुक व्यवस्था अनिश्चित क्रम में होती है। अगर हम बात करेंगे दैशिकता के आधार पर तो ये कैसे होते हैं, ये समदैशिक होते हैं, ये समदैशिक होते हैं, ये समदैशिक होते हैं। हमने यहाँ तक समझा। अगर हम बात करते हैं आकार की तो इनका कोई फिक्स आकार नहीं होता है, अर्थात अक्रिस्टलीय ठोस का आकार जो होता है अनिश्चित होता है। अक्रिस्टलीय ठोस का आकार जो होता है अनिश्चित होता है, ये भी हमने समझ लिया। यहाँ पर आकार जो होगा अनिश्चित होगा। उसके बाद गलनांक की बात करेंगे। गलनांक फिक्स नहीं रहता है, इसमें रेंज व्यवस्था होती है, परासीय व्यवस्था पाई जाती है, अर्थात गलनांक भी अनिश्चित रहता है। ये हो गया। ज्यामिति की बात करें तो ज्यामिति इसकी फिक्स नहीं रहती है, ज्यामिति भी अनिश्चित रहती है। उदाहरण की बात करते हैं यहाँ पर तो उदाहरण में कौन कौन आएगा, कोयला हो गया, कोयला, कांच, मोम। उसी प्रकार इसके मतलब बहुत सारे उदाहरण हैं। अगला हम बता सकते हैं इसके उदाहरण के क्रम में जो है हमारा रबर, रबर, प्लास्टिक, प्लास्टिक आदि। ये क्या है, ये अक्रिस्टलीय पदार्थ के उदाहरण हैं। तो हमने देखा अक्रिस्टलीय के बारे में। तो अक्रिस्टलीय बारे में पहला हमने देखा कि ये आभासीय ठोस होते हैं, लगते तो ठोस की तरह हैं लेकिन ठोस होते नहीं हैं। दूसरा, इसमें कणों की जो व्यवस्था होती है वह अनिश्चित क्रम में होती है। अगर हम बात करते हैं दैशिकता के गुण की तो इसमें ये विषम दैशिक होते हैं, ये समदैशिक होते हैं। और अगर हम बात करेंगे इनके आकार की तो इनका आकार निश्चित नहीं रहता है, साथ ही साथ इनका गलनांक भी अनिश्चित होता है और इनकी ज्यामिति भी अनिश्चित होती है। तो हमने इस बात को समझा। उदाहरण की बात करें तो कोयला, कांच, मोम, रबर, प्लास्टिक आदि ये सभी अक्रिस्टलीय पदार्थ के उदाहरण हैं। दोस्तों आइए अब हम समझते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में प्रमुख अंतर, जो कि ये कई बार पूछा गया है और यूपी बोर्ड परीक्षा मतलब कई प्रकार की परीक्षाओं में यह प्रश्न इससे आता है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बताइए। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में प्रमुख अंतर कौन कौन देखने को मिलते हैं। आइए हम पहले अंतर की बात करते हैं। जो हमारा पहला अंतर है उसके बारे में हम समझते हैं। तो हमारा पहला अंतर है आकार। आकार तो देखिए, जो क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं, जो क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं उसमें आकार जो होता है वह निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है। तो हमने इस बात को समझा। और अक्रिस्टलीय पदार्थ में आकार अनिश्चित होता है। इसका मतलब ये है, अगर हम बात करेंगे क्रिस्टलीय पदार्थ के बारे में तो आपको आपके दिमाग में एक बात रखना पड़ेगा कि NaCl को समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा जब भी हम बोलेंगे क्रिस्टलीय पदार्थ के बारे में। अगर हम बोलेंगे अक्रिस्टलीय पदार्थ तो आपको प्लास्टिक के बारे में या रबर के बारे में समझना होगा, याद करना होगा। कहने का मतलब है, अगर हम बात करें क्रिस्टलीय पदार्थ की तो आप लोग समझ लेना हम नमक की बात कर रहे हैं, हम NaCl की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें अक्रिस्टलीय पदार्थ तो समझ लेना हम प्लास्टिक की बात कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त, जो क्रिस्टलीय पदार्थ है उसका आकार
निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है। आप लोगों ने देखा होगा चीनी के जो छोटे छोटे से भाग पाए जाते हैं, कण मिलते हैं, उनका आकार निश्चित रहता है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर हाथ से आप दबाओगे तो वह दबता भी नहीं है। कहने का मतलब है क्रिस्टलीय ठोस में उनके जो कण होते हैं उनका आकार निश्चित रहता है। दूसरी बात करेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस में अगर आपको प्लास्टिक मिल जाए, रबर मिल जाए, तो आप उसको दबाते हो, कंप्रेस करते हो, तो वो दबता हुआ दिखाई देता है या दबता है। जब दबेगा तो वो क्या होगा, आपका अक्रिस्टलीय ठोस होगा। तो हमने यहाँ पर पहला अंतर समझ लिया कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, आकार अगर हम बात करेंगे आकार में, तो क्रिस्टलीय ठोस का आकार निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का आकार अनिश्चित होता है। दूसरी बात हम करेंगे यहाँ पर कणों की व्यवस्था। क्या बात करेंगे, कणों की व्यवस्था। तो देखिए दोस्त, जो क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं उसमें कण ऐसे लगे रहते हैं, ऐसे कण उसमें लगे रहते हैं। ये हम बात कर रहे हैं क्रिस्टलीय पदार्थ में। कहने का मतलब कि ये कण एक क्रम में लगे हुए हैं, एक पंक्ति में लगे हुए, एक लाइन में लगे हुए हैं। कहने का मतलब कि जो क्रिस्टलीय पदार्थ होता है उसमें कण एक निश्चित व्यवस्था में लगे रहते हैं, या एक क्रम में लगे होते हैं या लगे रहते हैं। ये बात को हमने समझ लिया कि जो क्रिस्टलीय पदार्थ होता है उसमें उनके घटक, उनके कण एक निश्चित क्रम में लगे रहते हैं। अगर हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय की, तो उसमें कोई कण यहाँ रहेगा, कोई यहाँ, ऐसे मतलब बन के ये रचना बनाएगा। तो ये क्या है, ये अक्रिस्टलीय है। इसमें कणों की जो व्यवस्था है वो एक क्रम में नहीं है, कण इधर उधर कहीं भी लगे हुए हैं। तो लिख देंगे हम अनिश्चित क्रम में इनकी व्यवस्था पाई जाती है। तो आपने इस बात को यहाँ पर समझा। अब हम बात करेंगे अगले अंतर की कि अगला अंतर इसमें क्या है। तो अगले अंतर की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा है दैशिकता। क्या है, दैशिकता। तीसरा पॉइंट है हमारा दैशिकता। तो देखिए, जो आपके क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं वे विषम दैशिकता का गुण दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, विषम दैशिकता। जो क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं वे विषम दैशिकता का गुण दिखाते हैं, और जो क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं वो समदैशिकता का गुण दिखाते हैं। अब आपके मन में समस्या होगी कि दैशिकता शब्द का मतलब होता क्या है। तो आइए हम समझते हैं दैशिकता का अर्थ। यहाँ पर एक बात हम समझेंगे इस रूप में। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे है Na, यहाँ है Cl, यहाँ Na, यहाँ Cl, यहाँ Na, यहाँ Cl। ये ऐसे क्रम में हमारे पास लगे हुए हैं और एक क्रिस्टलीय रचना हमको मिल रही है। यहाँ Cl Na, मतलब ये क्रम हमें मिलेगा। और यहाँ पर भी होगा NaCl, जैसे है वैसे NaCl होगा यहाँ पर, और यहाँ पर NaCl, Na। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर Na, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Na, एक क्रम में रहेंगे सभी। Cl, NaCl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Na, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Na। ये हमने एक व्यवस्था को देखा। अभी आपकी समझ में ये चीज़ नहीं आ रही होगी, लेकिन थोड़ी ही देर में आप लोग इसको समझ जाएंगे कि ये क्यों लिखा गया है, इसका मतलब क्या होता है, और साथ ही साथ आप समझ जाओगे कि समदैशिकता और विषमदैशिकता का मतलब क्या है। तो मेरे दोस्त, दैशिकता का मतलब यहाँ पर यह होता है कि अगर हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय पदार्थ की, तो उसमें अगर हम विद्युत का प्रवाह करते हैं, किसका, या चालकता मतलब विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, चालकता का प्रवाह करते हैं, या अपवर्तनांक की बात करते हैं, किसकी, हम अपवर्तनांक की बात करते हैं, अपवर्तनांक की बात करते हैं, तो क्या होता है। अगर हम देखिए अपवर्तनांक की बात करेंगे तो कणों को अगर हम इस तरह से, मतलब इसमें अगर धारा का प्रवाह इस तरह से करेंगे तो क्या होगा। अब देखिए कण क्या है, एक Na, एक Cl, एक Na, एक Cl, तब तो इसमें धारा का मान
यह धारा प्रवाहित होगी। अगर हम बात करते हैं कि इसमें हम कणों को इस तरह से अथवा इसमें धारा का प्रवाह हम इस तरह से करें तो क्या होगा। मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया NaCl NaCl NaCl, ये मान लीजिए बना दिया। अब हम आपसे कहें कि हम एक ऐसी तिरछी रेखा खींच देते हैं और अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका नाम दे देते हैं। मान लो ये हमारे पास है क्या, यहाँ पे है A B C और D। थोड़ा समझने की कोशिश करना। कहने का मतलब ये हमारे पास एक क्रिस्टल है, एक क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल में हमने एक रेखा खींच दिया A और B और हमने यहाँ से धारा का प्रवाह किया। तो एक धन वाला कण है, एक ऋण वाला है, मतलब ये धन ऋण क्रम एकांतर क्रम में कण लगे हुए हैं, जिससे क्या होता है, धारा प्रवाहित होगी। क्या होगी, धारा यहाँ पर प्रवाहित होगी। लेकिन एक बात का ध्यान देना, अगर हम बात करेंगे यहाँ से यदि हम धारा का प्रवाह करेंगे तो क्या होगा। देखिए दोस्त, एक तरफ यहाँ पे Na मतलब Na+ ये कण लगे हुए हैं। तो आप बताइए क्या एक ही प्रकार के आयनों में धारा का प्रवाह होता है। तो आप कहोगे कि एक ही प्रकार के आयनों में धारा का प्रवाह नहीं होता है। अतः यहाँ से इस रूप से अगर हम धारा का प्रवाह करेंगे, इस क्रम से धारा का प्रवाह करेंगे तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। और यहाँ पर भी एक ही प्रकार के आयन मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब है इस प्रकार से धारा का प्रवाह नहीं होता है, इसमें विषमदैशिकता का गुण दिखाई देता है। अगर हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय में, तो अक्रिस्टलीय में क्या होता है, कहीं Na है तो कहीं Cl है, से फिर Na है, ये Cl है, Na है, Cl है, मतलब ये क्रम पाया जाता है। तो इसमें कहीं से भी करोगे तो कोई मतलब नहीं है। चाहे आप जिस तरफ से धारा का प्रवाह करो, धारा का कोई असर नहीं होगा इस पर। चाहे आप धारा का प्रवाह यहाँ से करो, चाहे यहाँ से करो, चाहे यहाँ से करो, इसमें कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। अर्थात दिशाओं में समान है, धारा को आप डालोगे लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए इसे हम समदैशिक कहते हैं। जबकि इसमें क्या होगा, अगर इस तरह से आप करोगे तो धारा प्रवाहित होगी, लेकिन इधर से करोगे तो नहीं होगी। तो ये विषमदैशिकता का गुण दिखाता है। तो हमने कहा कि जो क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं वे कैसे होते हैं, वे आपके विषमदैशिक होते हैं और अक्रिस्टलीय पदार्थ समदैशिक होते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम अगले गुणधर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर होगा चौथा पॉइंट हमारा, और हम बात करेंगे परासीय व्यवस्था। परासीय व्यवस्था की परासीय व्यवस्था की हम बात यहाँ पर करेंगे। अगर दिक्कत बन रही तो हम इसे यहाँ लिख देते, परासीय व्यवस्था। तो देखिए दोस्त, अगर हम बात करते हैं क्रिस्टलीय पदार्थ में, तो क्रिस्टलीय पदार्थ में होता क्या है कि कण एक निश्चित क्रम में ऐसे जुड़ते हैं और जुड़ करके ये बड़े क्रिस्टल का, मतलब बड़े से बड़े क्रिस्टल का निर्माण कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर सुनिएगा, क्रिस्टलीय पदार्थ में जो कण होते हैं वे एक निश्चित क्रम में से जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद बड़े रेंज तक, बड़ी दूरी तक क्रिस्टल का आसानी से निर्माण कर लेते हैं। इनकी व्यवस्था में कोई समस्या नहीं होती है। अर्थात इसमें क्या मिलता है, दीर्घ परासीय व्यवस्था। परासीय व्यवस्था पाई जाती है। जबकि अक्रिस्टलीय में लघु परासीय व्यवस्था पाई जाती है, लघु परासीय व्यवस्था मिलती है। तो हमने देखा कि जो हमारे पास क्रिस्टलीय ठोस होगा उसमें दीर्घ परासीय व्यवस्था मिलती है, और जो आपका अक्रिस्टलीय पदार्थ होगा उसमें लघु परासीय व्यवस्था देखने को मिलती है। अगर हम अगली बात करते हैं यहाँ पर प्रकृति की, तो देखिए, अगर हम यहाँ पर प्रकृति की बात करेंगे तो जो आपके क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वे आपके वास्तविक ठोस होते हैं। कहने का मतलब है क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होते हैं। कहने का मतलब है कि क्रिस्टलीय ठोस वास्तव में ठोस होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस की, तो ये आभासीय ठोस होते हैं, आभासीय ठोस होते हैं। कहने का मतलब है कि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वे ठोस की तरह तो दिखाई देते हैं। कहने का मतलब है कि जो आपके क्रिस्टलीय ठोस हैं वो तो ठोस होते हैं और ठोस की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन जो आपके अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वे ठोस की तरह दिखाई तो देते हैं लेकिन वास्तव में ठोस नहीं होते हैं। इस प्रकार के ठोस को हम आभासीय ठोस
कहते हैं। तो हमने यहाँ पर इस बात को भी समझ लिया। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की कि अगला पॉइंट हमारा क्या है। तो देखिए अगला गुणधर्म की बात करते हैं तो वो क्या है, वो है आपका संपीड्यता का गुण। संपीड्यता का गुण। तो देखिए जो आपके क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं, जो आपके क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं उसमें संपीड्यता का गुण नहीं मिलता है। जो आपके क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं उसमें संपीड्यता का गुण नहीं मिलता है और वे असंपीड्य होते हैं। कहने का मतलब है कि क्रिस्टलीय पदार्थ को आप दबाओगे तो वो दबेगा नहीं। संपीड्यता कहने का मतलब है कि किसी भी क्रिस्टलीय पदार्थ को अगर आप हाथ से लेकर कंप्रेस करोगे, दबाते हो तो वह दबता नहीं है। और दबने का गुण है क्या कहलाएगा, अगर आपने कोई पदार्थ लिया है, दबा दिया हाथ से और वो दब गया तो क्या होगा, संपीड्यता का गुण दिखाता है। लेकिन जो क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं वो संपीड्यता का गुण नहीं दिखाते हैं, अर्थात क्रिस्टलीय पदार्थ असंपीड्य होते हैं। जब अगर हम बात करेंगे अक्रिस्टलीय की, तो ये क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय पदार्थ संपीड्य होते हैं। संपीड्य होते हैं, अक्रिस्टलीय पदार्थ संपीड्य होते हैं। रबर को अगर हम लेंगे, हाथ में से अगर दबाएंगे तो वो दब जाएगी। कहने का मतलब है कि रबर आपका संपीड्य होता है, ठोस है आपका, संपीड्य मतलब दबने वाला है, और वो क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। जबकि हम बात करेंगे यहाँ पर चीनी की, तो वो क्रिस्टलीय ठोस है, दबाने पर हाथ से जल्दी नहीं दबेगी, तोड़ेंगे तो टूट जाएगी। अगली व्यवस्था है गलनांक। गलनांक। तो देखिए दोस्त, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका गलनांक फिक्स होता है, निश्चित होता है। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका गलनांक निश्चित होता है। अगर कोई पदार्थ है, दिया गया है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जैसे ही उस पदार्थ का ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, वैसे ही क्या होगा, वह पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने लगता है। फिर सुन लीजिएगा, अगर हम बात करेंगे गलनांक की व्यवस्था, तो गलनांक क्या है, अगर क्रिस्टलीय ठोस है, उसका कोई मतलब क्रिस्टलीय ठोस है और क्रिस्टलीय ठोस में जो गलनांक होता है वह निश्चित होता है। वह निश्चित होता है। कहने का मतलब कोई क्रिस्टलीय पदार्थ है जिसका तापमान 100 डिग्री होने पर वह गलनांक अवस्था में आएगा, तो जैसे ही ताप 100 डिग्री होगा वैसे ही यह पदार्थ ठोस से सीधा द्रव में बदलने लगता है। कहने का मतलब इसका गलनांक निश्चित होता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर अक्रिस्टलीय की, तो अक्रिस्टलीय में होता क्या है कि गलनांक जो होता है अनिश्चित होता है। कहोगे इसका मतलब क्या है, जैसे देखिए दोस्त, यहाँ पर होता क्या है, आपने टायर को लिया, रबर को लिया, जला रहे हो, तो क्या होता है, टायर का एक भाग, क्या मान लो ऐसे है टायर, तो एक भाग आपको जलता हुआ नजर आता है और एक भाग पिघलता हुआ नजर आता है और एक भाग ठोस का ठोस बना रहता है। कहने का मतलब है कि इस प्रकार के ठोस में पूरा का पूरा पदार्थ एक बार में, पूरा का पूरा पदार्थ जो है एक अवस्था में नहीं आता है। इसका मतलब ये नहीं कि जब तक इसका 100 डिग्री ताप नहीं होगा तब तक ये गलेगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें जितने भाग को जलाना है उसमें अपने गर्मी दिया तो वो जलने लगता है। तो हमने यहाँ पे इस बात को समझा कि जो क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं उनकी गलनांक या उनका गलनांक निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय पदार्थ का गलनांक जो होता है अनिश्चित रहता है। अगली बात हम यहाँ पर करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको आइए हम समझते हैं कि अगला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है। तो देखिए दोस्त, तो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमारा है वह है 8वां, विदलन का गुण। विदलन का गुण। तो देखिए, अगर हम किसी क्रिस्टलीय पदार्थ को धारदार औजार से काटेंगे, अगर हम किसी क्रिस्टलीय पदार्थ को धारदार औजार से काटेंगे तो क्या होगा कि उसमें आपको चिकनी सतह दिखाई देगी, चिकनी सतह दिखाई देगी। फिर से सुनिएगा, अगर हम किसी क्रिस्टलीय पदार्थ को धारदार औजार से काटेंगे तो उसमें हमें पनीर की तरह चिकनी सतह दिखाई देगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम किसी अक्रिस्टलीय पदार्थ को धारदार औजार से काटें तो उसमें हमें चिकनी सतह नहीं बल्कि खुरदरी सतह दिखाई देगी, खुरदरी सतह दिखाई देगी। तो हमने यहाँ पर इस बात को समझ लिया। फिर से देखिएगा, अगर हम किसी धारदार औजार से
क्रिस्टलीय ठोस को काटेंगे तो उसकी सतह में चिकनी दिखाई देगी। अगर किसी धारदार औजार से हम अक्रिस्टलीय पदार्थ को काटेंगे तो उसकी जो सतह होगी वह खुरदरी दिखाई देगी। ये गुण क्या कहलाता है? यही गुण कहलाता है विदलन का गुण। अगले पॉइंट हम बात करेंगे यहाँ पर शीतलन वक्र। शीतलन वक्र के बारे में। तो शीतलन वक्र की बात अगर हम करते हैं तो जो आपका क्रिस्टलीय पदार्थ है, अगर हम शीतलन वक्र की बात करते हैं तो जो क्रिस्टलीय पदार्थ है उसमें असतत होता है, असतत होता है। जबकि अगर हम बात करेंगे यहाँ पर अक्रिस्टलीय पदार्थ में तो इसका जो वक्र है वह सतत होता है। आप लोग कहोगे इसका मतलब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। आइए हम समझते हैं। मान लो यहाँ पर हमने क्या किया, ये एक अवस्था को लिया, ज्योग्राफी अवस्था को यहाँ पर दिखाएगा। हो सकता है आपको बराबर ना दिखाई दे रहा हो, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पर देखिए, ये आपको बराबर दिखाई देंगे। तो कहने का मतलब है आपने एक यहाँ पर पदार्थ की अवस्था को लिया और आपने क्या किया, इसका ताप बढ़ा दिया। जब ताप बढ़ाओगे, मान लो यहाँ पर आपने लिया पदार्थ, जो ताप बढ़ाया आपने, जैसे ताप बढ़ाया वैसे पदार्थ की अवस्था में बदलाव होता है। कहने का मतलब अगर आपको इस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो पहले आप ऐसे समझ लीजिए। ये मान लीजिए आपने क्या किया, कोई पदार्थ था, आपने ताप बढ़ाना शुरू किया। जब तक ताप बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, और ये क्या है पदार्थ, ये है बर्फ़। ये क्या है? बर्फ़ है। जब आपने इसको क्या किया, ताप बढ़ाते रहे, जब इसका ताप कितना हो गया, इसका ताप हो गया आपका जाके यहाँ पे -10 रहा। पहले मान लेते हैं, पहले कितना था, पहले मान लो जो बर्फ़ थी इसका ताप था -10, लेकिन आपने बढ़ाया, अब ये कितना आ गया, इसका ताप हो गया 100। जब 100 हो गया तो क्या होगा, बर्फ़ आपकी जल में बदल जाएगी। उसके बाद फिर आप तब तक ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप रहेगा जब तक कि पूरी बर्फ़ जल में नहीं बदल जाएगी। फिर आपने क्या किया कि ताप बढ़ाते रहे तो क्या होगा, अब ये आपका जो 100 डिग्री ताप हो गया है, मतलब पानी में बदल गया है। उसके बाद फिर क्या होगा कि जब ताप बढ़ाओगे तो 100 डिग्री के ऊपर तब जाएगा ताप, और जैसे ही 100 डिग्री ऊपर ताप इसका होगा वैसे ही ये द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने लगेगा। द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने लगेगा। इसी ग्राफ को हम क्या कहते हैं, इसी वक्र को हम क्या कहते हैं, शीतलन वक्र कहते हैं। कुछ लोग को अभी भी नहीं समझ में आया है, 1 मिनट का समय और दीजिए, बस आपको समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आपने बर्फ़ लिया है, बर्फ़ का ताप कितना है, -10 डिग्री है, और आपने उसको गर्म किया तो मान लीजिए क्या इसमें बदल गया, ये मान लो बर्फ़ है, आपने उसको गर्म ताप दिया तो क्या हुआ, मान लो ये आ गया आपका 25 डिग्री आ गया, तो ये जल में बदल गया। उसके बाद ये क्रम आपने 100 किया तो ये वाष्प में बदल गया। एक बात का ध्यान देना यहाँ पर कि जब आपने 0-10 से शुरू किया, जब 25 आया तो तब तक जल में ही रहा जब तक कि पूरी बर्फ़ जल में बदल नहीं गई। उसके बाद जब आपने ताप 100 किया तो वाष्प अवस्था तो आ गई, लेकिन वाष्प बनना कब शुरू हुआ, जब पूरा द्रव आपका सीधे गैस अवस्था के संपर्क में आता है, मतलब पूरा गर्म हो जाता है, तब वाष्प बनना आरंभ होती है। तो हमने इस बात को यहाँ पे समझा। कहने का मतलब जो ग्राफ मिलता है हमें वो क्रिस्टलीय की बात करेंगे तो कैसा होगा, असतत होगा, ऐसे होगा। और अगर हम बात करते हैं क्रिस्टलीय, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अक्रिस्टलीय में, तो ग्राफ इस तरह हमें देखने को मिलेगा। तो हमने इसकी बात को यहाँ पर समझा। लास्ट है इसका उदाहरण। आइए हम इसके उदाहरण को भी समझते हैं कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय पदार्थ के उदाहरण क्या हैं। तो हम बात करेंगे उदाहरण में हो गया आपका यहाँ पर हीरा, क्वार्टज, उसके बाद आपका यहाँ पे हो जाएगा चीनी, नमक आदि। यहाँ पे हो गया रबर, प्लास्टिक, उसके बाद ग्रेफाइट, कांच आदि। मतलब ये सभी किसके उदाहरण हैं, ये सभी अक्रिस्टलीय पदार्थ के उदाहरण हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर आज बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ सीखा। दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर विराम करते हैं, बंद करते हैं, और अगले भाग में हम देखेंगे ठोसों का वर्गीकरण
अंतर आणविक बलों के आधार पर। वीडियो को पूरा देखना, समझ में आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।